गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 के एसएसटी पढ़ेंगे। इस एसएसटी में आपका जो है सो 3 बुक है। पहला है भूगोल। इस भूगोल में जो है लेसन नंबर 1 से लेकर और 7 तक ये पूरा है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर। तो ज्योग्राफी भूगोल में जो है हम पहला चैप्टर जो है हमारा सौरमंडल पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब हम भूगोल का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद हम हिस्ट्री या सिविक्स में जाते हैं। तो इसमें हम भूगोल का एक चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब हम सेकेंड इकाई में आते हैं। यहाँ पर लिखा है इकाई 2। इकाई 2 में है इतिहास। क्या है? इतिहास। इतिहास में जो है सो लेसन 10 से स्टार्ट है। 10 से लेकर 18 तक जो है इतिहास का चैप्टर है पूरा। उसके बाद आपको जो है आगे लिखा हुआ है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र यहाँ जो है नागरिक शास्त्र में आपको है लेसन नंबर 22 से लेके और यहाँ तक डायरेक्ट 30 तक जो है पूरा क्या है आपको नागरिक शास्त्र है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में है लेसन नंबर 10 इतिहास का परिचय। पेज नंबर कितना है? 78। तो अब हम पेज नंबर 78 निकाल लेते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। पेज नंबर 78। बच्चों ये है पेज नंबर हमारा 78 लेसन नंबर 10 इकाई 2 हमारा इतिहास। इतिहास का परिचय पढ़ना है। आप देखिए इतिहास प्राचीन काल में घटित घटनाओं का एक क्रमबद्ध विवरण है। प्राचीन काल पुराने समय में जो घटना घटा है उस घटना का क्या है? इतिहास एक विवरण है। जो पुराने समय में जो घटना घट गई है घट चुकी है उसके बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं या समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? इतिहास कहते हैं। इतिहास 2 प्रकार के होता है। एक पहला प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? मानव विकास का वह काल जब मनुष्य लिखना व पढ़ना नहीं जानता था प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। जब इंसान को लिखने और पढ़ने की समझ नहीं थी उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा है ऐतिहासिक काल। यह इतिहास का वह काल है जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। देखिए ऐतिहासिक काल में क्या था कि मानव को लिखने का समझ आ चुका था और उसका जो लिपिबद्ध लिखने का जो साक्ष्य है वो हमारे सामने साक्ष्य मौजूद है। उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का महत्व क्यों है हमारे जीवन में? इतिहास हमें हमारी संस्कृति, इसके उद्भव व हमारे समाज के विषय में बताता है। यह हमें शासकों व उन महान व्यक्तियों से परिचित कराता है जो पूर्व काल में हमारे संस्कृति सभ्यता के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतिहास से हम विभिन्न समस्याओं के विकास, आविष्कारों व खोजों के विषय में भी सविस्तार जान सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास के ज्ञान हेतु हमें पूर्व में घटित साक्ष्य, तथ्य व घटनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। इन्हें लिखित प्रमाणों को विवरण कहा जाता है। यह साक्ष्य लिखित विवरणों के साथ साथ पुरातात्विक खोजों द्वारा प्राप्त ऐसी वस्तु भी हो सकती है जिन्हें हम खुदाई से प्राप्त कर सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य ये वे साक्ष्य है जो हमें पूर्व इतिहास के उन रहस्यों की जानकारी देते हैं जो मानव लिखने की कला से अभिज्ञ था। खुदाई से प्राप्त बर्तन, खिलौने। जब मिट्टी को खुदाई किया जाता है तो बर्तन, खिलौने, मन के आभूषण, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, औजार इत्यादि आदि ऐसी वस्तुएं निकलते हैं। इसे तत्कालिक रहन सहन व संस्कृति से हमारा परिचय कराती है। मिट्टी, लकड़ी व पत्थर पर उत्कीर्ण कलाकृतियाँ जो वर्षों पहले भूमि के नीचे दब गई थी प्रागैतिहासिक साक्ष्यों का अप्रितम उदाहरण है। आदि मानव द्वारा गुफाओं में रहते हुए दीवार पर अनेक कलाकृतियाँ उत्कीर्ण अथवा निर्मित की जाती थी। उसे हम पुरातात्विक इस प्रकार के साक्ष्य को प्राचीन खंडहर में से खोजते हैं। अब है जीवाश्म अवशेष। जीवाश्म पौधे जीवों व मानवों के वे अवशेष हैं जो चट्टानों के मध्य संरक्षित रहते हैं। यह जीवाश्म वर्षों पूर्व यहाँ पर दब गए थे। जीवाश्म मुख्यतः कठोर शरीर अंगों जैसे हड्डियाँ, खोपड़ियाँ आदि से निर्मित होता है जो वर्षों तक चट्टानों में दबे रहने के कारण अपने अस्थायी चिन्ह छोड़ देते हैं। यह हमें
बहुत सी विलुप्त प्रजातियों के विषय में जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर्स के अवशेष हमें उस युग के विषय में जानकारी देते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है औजार एवं उपकरण। पुरातात्विक खोजों में अनेक औजार व उपकरण की खोज की गई। यह खोज हमें मानव के तत्कालिक जीवन के विषय में बताती है। यह हमें उसके व्यवसाय व समाज से परिचित कराती है। उस समय जो मानव का व्यवसाय या सामाजिक परिचय था उसके विषय में हमको परिचित कराती है ये औजार एवं उपकरण। अब देखिए शिलालेख। शिलालेख वे लिखित साक्ष्य जो स्तंभों, मंदिरों व गुफाओं की दीवारों, किलों, महलों या तांबे व मिट्टी की पट्टियों पर खुदे हुए होते हैं। यह हमें सिर्फ शासकों के नाम पर ही नहीं बताते वरन उसके साम्राज्य, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों एवं शांति संदेशों द्वारा शासक व शासनकाल का भी ज्ञान कराते हैं। बच्चों, सिक्का, शिलालेख, किला, महल, तांबा, मिट्टी, दीवार, गुफा, मंदिर, स्तंभ, ये सभी जगह पे आपको जो है शिलालेख के लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं। और इस साक्ष्य से हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज जो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका भेदभाव कैसा था, व्यवहार कैसा था, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। जैसे आपको हम कुछ शिलालेख के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे देखिए ये शिलालेख है, ये इलाहाबाद के शिलालेख हमें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। थिरुवलांगाडु व उत्तरी मेरूर के शिलालेख द्वारा हमें चोल काल के विषय में भी बहुत सी जानकारी मिलती है। ये भारत में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख को प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। हमारे देश के जो महान सम्राट मौर्य सम्राट थे अशोक, उसके प्राचीन शिलालेख को इन्हें राज्ञागाएं कहा जाता है। सिक्के का निर्माण किसी काल विशेष में प्रचलित धातु एवं धातु के मिश्रण से किया जाता है। धातु मिश्रण कला की काल की वैज्ञानिक उपलब्धियों के विषय में जानकारी देती है। सिक्के के द्वारा हम किसी विशेष साम्राज्य के राजा व उनका कार्यकाल के विषय में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सिक्के से हम किसी राजा के कार्यकाल और उसके शासन करने की क्षमता को भी जान सकते हैं। कभी कभी सिक्के हमें राजा की प्राकृतिक व उनके द्वारा अपनाए गए व प्रचालित किए गए धर्म का भी ज्ञान कराते हैं। उदाहरण के लिए राजा समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर राजा के चित्र का एक वीणा के साथ उत्कीर्ण किया गया था। यह राजा के संगीत के प्रति प्रेम को इंगित करता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो है वो जो सिक्का चलाए थे वो सिक्के पर जो है वीणा के साथ उत्कीर्ण किया गया था। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत के प्रेमी थे और संगीत ज़्यादा सुना करते थे। सिक्कों, मुद्राओं व पदकों के संग्रह व अध्ययन की कला को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब है बर्तन के बारे में पढ़ते हैं। अनेक स्थान पर पुरातात्विक खुदाई के दौरान बहुत से बर्तन भी प्राप्त हुए। ये तत्कालिक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त वे बर्तन होते हैं या तो मिट्टी या फिर उस काल में प्रयुक्त धातुओं के बने होते हैं। ये बर्तन हमें उस युग की सभ्यता का व विकास के स्तर का ज्ञान कराते हैं। अब है ऐतिहासिक इमारतें। ये वे प्राचीन भवन है जो अनेकानेक वर्षों से स्वयं को ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संभाले हुए हैं। यह संरचनाएं मुख्यतः मंदिर, मस्जिदों, कब्रों व दरगाहों, स्तूपों, महलों व किलों के रूप में संरक्षित है। ये उस समय के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की अनेक जानकारियां देते हैं जब इनका निर्माण जीर्णोद्धार अथवा पुनर्निर्माण हुआ था। अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। आदि मानव गुफाओं व वनों में रहते हुए एक घुमक्कड़ जीवन जीता था। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव के एक सुव्यवस्थित जीवन जीना आरंभ किया। अगले 5,000 वर्ष
पश्चात उसने लिखने की कला सीखी। लिपि लेखन का स्वरूप है। मानव में इसका सृजन अक्षरों को खोजते हुए व उन्हें एक साथ जोड़ते हुए किया। इस प्रकार सर्वप्रथम कुछ शब्द निर्मित हुए व तत्पश्चात शब्दों को जोड़कर कुछ वाक्यों का निर्माण किया गया। शनै शनै इसके भाषा का स्वरूप ग्रहण किया, जो अंततः साहित्य के रूप में परिणत हो गया। अब देखिए बच्चों, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वह साहित्य जो धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने व धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। जैसे चारों वेद, संस्कृत साहित्य, प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ जिसमें अनेक प्रार्थनाएं, कहानियां व कर्मकांड संग्रहित हैं। इनके अतिरिक्त उपनिषद, स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ, अंग व उप अंग, पुराण, महाभारत, रामायण, जातक, कथाएं इत्यादि, ये सब जो है धार्मिक पुस्तकें हैं। जैन धर्म के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, जबकि बौद्ध धर्म साहित्य पाली भाषा में रचित गई है। दक्षिण भारतीय साहित्य तमिल व तेलुगु भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। अब देखिए, साहित्य की प्रकृति में गैर धार्मिक अधिकतर पुस्तकें या तो घटनाओं का संगठन या समाज के नियम कानून व प्रशासनिक नियमों पर आधारित है। धर्मशास्त्र, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम आदि इस श्रेणियों में कुछ प्रमुख कृतियां हैं। देश का नामकरण हमारे देश को विभिन्न नामों से, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान व भारत के रूप में जाना जाता है। इंडिया का नाम संस्कृत भाषा के शब्द इंडस, सिंधु से लिया गया है। यूनानी इसे इंडोस उच्चारित करते थे। इस प्रकार इंडिया शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। फारसी व्यक्ति हमारे देश को हिंद कहते थे, अतः यह भूमि हिंदुस्तान कहलाए। भारत शब्द ऋग्वेद में वर्णित उन व्यक्तियों के संगठन के नाम से उद्धित है जो यहाँ के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निवास करते थे। अब भौगोलिक ढांचा देख लीजिए। भारत का इतिहास इसकी भौगोलिक संरचना परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। उत्तर में स्थित हिमालय ने इसे विदेशी हमलों से बचाया है। इसकी लंबी तटीय रेखा ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने में सहायता की। उत्तर के उपजाऊ मैदान अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी कारण अनेक साम्राज्य इस क्षेत्र में फले फूले। देखिए उस समय की भारत की मानचित्र, यह है रेगिस्तानी क्षेत्र, राजस्थान का एरिया है। यह है दक्षिण का पठार, विशाल पर्वतीय क्षेत्र, ये पूरा जो है विशाल पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर का विशालतम मैदान, ये जो है उत्तर का पूरा विशालतम मैदान है। ये पश्चिम का तटवर्तीय मैदान है, तटवर्तीय समुद्र के किनारे का मैदान है। ये हो गया पश्चिम का तटवर्तीय मैदान, ये पूरा हो गया पूरब का तटवर्तीय मैदान, ये पूरा। अब देख लिए इसको। अब आगे हैं विभिन्न क्षेत्रों के निवासी भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों को उगाते थे। उस समय के साथ उनके खान पान व स्वाद में अंतर आया। जलवायु के अनुसार उनकी वेशभूषा भी प्रभावित हुई। उनके निवास स्थान की जलवायु के अनुसार घरों व मकानों के अनुकूल हुआ। इस प्रकार वह भौगोलिक तत्वों के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास को एक निश्चित स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों आज का अंडरस्टैंडिंग हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आई होगी। आप सब इसका अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। लेसन नंबर 10 इतिहास, हमारा इतिहास, इसका अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। और आज जो हम अंडरस्टैंडिंग कराए हैं इसको अच्छे से समझिएगा। और समझने के बाद अगले दिन आपको ऑब्जेक्टिव और ये क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में एक नए सब्जेक्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।